हेलो स्टूडेंट्स। पॉलिटेक्निक पाठशाला पे एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज हम लेक्चर नंबर 2 देखेंगे। जैसा कि लास्ट क्लास में हमने देखा कि मैटर क्या है, मैटर से जो है एटम किस तरीके से बना है, मॉलिक्यूल्स क्या है। फिर हम एटम्स को माने एटम्स के बारे में पढ़े, उसका मॉडिफिकेशन किए, वो सारी चीज़ें देखा। तो अब जो है हम जैसे बताया कि आपका द्रव्य क्या है, संसार की जो भी चीज़ें जिसका कुछ मास हो, जो कुछ स्थान घेरता हो, वो द्रव्य कहलाता है, माने मैटर कहलाता है। फिर आपने कहा कि मैटर को तोड़ते तोड़ते एक ऐसी स्थिति पे लाए जिसके बाद हम उसके टुकड़े नहीं कर सकते, तो वो जो है छोटा सा कण, वो एक इंडिविजुअल पार्टिकल जिसका नाम आपने एटम दिया। फिर आप जो है यही बोले कि सेम टाइप के एटम या डिवर टाइप के एटम जब केमिकली कंबाइन करते हैं तो फिर आपका मॉलिक्यूल्स बनता है। फिर जो है जैसे जैसे टाइम बीता, फिर ये जो है आपको बताया गया कि जो आपका माने एटम है, एटम भी जो है क्या है, डिविजिबल है। जो 3 सब एटॉमिक्स पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है, वो 3 सब एटॉमिक्स पार्टिकल्स आपके इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन है। उसकी डिस्कवरी देखी, इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी कैसे हुई। इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी आप जानते हैं कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लिया गया, डिस्चार्ज ट्यूब को वैक्यूम बनाया गया, उसमें जो है अपने जो है अकॉर्डिंग माने मरकरी का जो है कुछ माने 0.001 एच जी एम एम पे जो है आपने उसमें गैस भरा। फिर जो है आपने उसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया। जो कैथोड की तरफ से कुछ रे आ रही थी, जो एनोड की तरफ जा रही थी, और जिससे कुछ माने प्रदीप्त उत्पन्न हुए, जिससे आपने बोला कि ये माने कैथोड किरणें हैं। और जो है इसको आपने इलेक्ट्रॉन नाम दिया। एक्चुअल में ये नेगेटिव की तरफ से आ रही थी, इस वजह से आप बोलते हैं कि ये नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल भी है। फिर इसी तरीके से आपने जो है माने एनोड रे या प्रोटॉन की खोज की। अब एनोड की तरफ से डिस्चार्ज ट्यूब में जो है कुछ रे आ रही थी, जो माने कैथोड की तरफ मूव कर रही है, तो इसको हम धनावेशित किरणें या फिर जो है हम कैनॉल रेज के नाम से जाने। फिर उसी तरीके से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की। और फिर हम जो है ये माने इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की डिस्कवरी के बाद जो है अब हम एटम के स्ट्रक्चर की बात करेंगे कि माने एटम का जो है आकार कैसे रहेगा, या एटम का आकार आपका कैसा होगा। तो उसके लिए जो है मैंने आपको बताया था कि आपके पास जो है जैसे क्या है कि जैसे जब भी आप जो है किसी बल्की लेवल पे या फिर माने स्मॉलर लेवल पे जब चीज़ें देखते हो, तो आप ये पता है कि जैसे अगर आपको हम बताएं कि एटम का जो एक्चुअल में स्ट्रक्चर्स रहा वो स्पेरिकल शेप में आया। कैसा? स्पेरिकल शेप में। तो स्पेरिकल शेप में आने का ये मतलब है कि एटम का जो है एक स्ट्रक्चर था, वो जो है माने एक तरीके से हम बोल सकते हैं गोलाकार या अंडाकार होता था, ऐसा ये जो है बोला गया। तो उसमें जो है कई सारे माने कॉन्सेप्ट आए। उसमें मैंने बताया था कि आपको कि एक कंक्लूडिंग मॉडल आया जिसको हम जो है जे थॉमसन का मॉडल कहते हैं। तो अब जो है इसमें 1897 ईस्वी में तकरीबन जो है आपके जे थॉमसन ने एक लॉ लाए, जो है जिसमें क्या किया था कि उन्होंने ये बताया कि एटम के माने समस्त इस पार्ट में जो है माने इस पूरे हिस्से में जो है एक तरीके से, जैसे अगर आप तरबूज का ही नियम इसको बोलते हो आप, कि अगर मान लीजिए ये तरबूज का जो रेड रेड सा पार्ट होता है, इसको जो है इन्होंने क्या नाम दे दिया, इसको इन्होंने नाम दिया क्या, माने प्रोटॉन दे दिया लाल हिस्सा। और इसके अंदर फिर जो है जो सीड्स होते हैं, जो छोटे छोटे सीड्स होते हैं, जो बीज होते हैं, उसको इन्होंने क्या नाम दिया, इलेक्ट्रॉन नाम दिया। फिर जो है इस थ्योरी माने इस थ्योरी पे, इस थ्योरी को लोग जाने, या फिर हम ये कह सकते हैं कि इस पे कई दिनों तक बातें चली। फिर जो है जैसे जैसे इसमें कुछ कमी आई, फिर इसको कमी को दूर करने के लिए माने ऐसा ये बोला गया कि एटम जो है जो बना हुआ है, वो हम बोल सकते हैं कि परमाणु का समस्त भाग जो है माने ये जो ये एक तरीके से वाटरमेलन या फिर हम जो है पंप लोडिंग मॉडल के नाम से जानते हैं। तो उसमें क्या होता है कि आप जो है क्या बोलते हो कि जो खरबूज जो खाते हैं आप, तो जो उसका लाल हिस्सा है उसको जो है हम प्रोटॉन नाम देते हैं, और उसमें जो छोटे छोटे बीज होते हैं उसको आप इलेक्ट्रॉन की संज्ञा दे रहे थे। लेकिन ये थ्योरी सही नहीं रही। माने अब जो है फिर जब इस पे रदरफोर्ड ने इसी एटम पे माने डेरिवेशन करना स्टार्ट किया, तो उन्होंने क्या किया कि एटम पे मान लीजिए सपोज डेट ये एटम है, और जो है ये एटम में जो है ये कहा जा रहा है कि इन्होंने इसी एटम पर जो है कुछ क्या कराया, अल्फा पार्टिकल्स का बौछार कराया, माने इस पे बम्बार्टमेंट करवाया। तो कुछ रे जो है बिल्कुल सीधी चली जा रही थी, और कुछ रे जो है क्या कर जा रही थी, यहाँ से जाते ही वापस चली आ जा रही थी। इससे जो है उनको कुछ आइडिया लगा कि जैसे आपको पता है कि जो अपोजिट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं, और सेम चार्ज जब होते हैं तो उसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो अब जो है जो ये आपके माने अल्फा पार्टिकल जैसे ही इस पे बौछार कराया गया, तो ये जो है यहाँ से बैक होने का मतलब है कि यहाँ पे कुछ ऐसा पार्ट रहा होगा। इस जो है पार्ट को ही जो है माने एक तरीके से बोला गया कि एटम के केंद्रक में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस माने इस किरण को आने से क्या कर रही हैं, माने रोक रही हैं। तो इसी जो है रुकावट की वजह से ये बोला गया कि एटम का समस्त पार्ट जो है खोखला है,
और जो है इसके बीच में जो है कुछ ऐसी चीजें हैं जो इसको रोक रही हैं, तो इन्होंने इसका नाम जो है क्या दे दिया, न्यूक्लियस। क्या नाम दिया, न्यूक्लियस के नाम से इसको बताया। फिर जो है आप ये जानते हैं, जब न्यूक्लियस के बारे में रदरफोर्ड ने ये सारी चीजें बताई, फिर आपको ये माने चीजें सामने निकल के आई। इसी न्यूक्लियस को हम बोलते हैं हिंदी में नाभिक। तो अब जो है रदरफोर्ड के द्वारा ये बोले जाने लगा कि जो ये आपका एटम है, एटम के अंदर माने एटम्स का वह माने केंद्रक पार्ट जिसको हम बोल सकते हैं न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन कंटेन करते हैं, और इसके जो बाहर है वो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, एक जो है फिक्स्ड ऑर्बिट में जो है क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। कौन, इलेक्ट्रॉन। तो फिर जो है जैसे जैसे माने टाइम बीतता गया, ये जो है रदरफोर्ड का मॉडल है, फिर जैसे जैसे टाइम बीता, फिर इसी कॉन्सेप्ट को जो है आपको ये हम बता रहे हैं कि नील्स बोहर्स ने इनके नियम को जो है झूठा बताया। इन्होंने ये बताया कि जो है अगर कोई भी संसार की कोई भी जो है अगर बॉडी है और वो क्या है, मोशंस में है, लगातार अगर वो मोशन कर रही है, तो वो अपनी क्या करती है, एनर्जी लॉस करती है। उसमें कुछ रेडिएशंस जब माने वो निकलती है, जिससे अगर ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है क्या कर रहा है कि माने न्यूक्लियस के बाहर जो है चक्कर लगा रहा होता, तो एक दिन ऐसा होता कि न्यूक्लियस घूमते 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 थक के जो है क्या हो जाता, नाभिक में ही गिर जाता, और जो है फिर वो एटम के अस्तित्व को खत्म कर देता। तो ये थ्योरी जो है इस तरीके से क्या हुई, गलत साबित हुई। और जो है अब इसी चीज को जो है नील्स बोहर्स ने बहुत ही माने डीप में जो है बताया हुआ है। तो यही आप देखोगे अब जो है आपका जो टॉपिक्स है, बोहर्स मॉडल्स ऑफ एटम, ठीक ना। तो बोहर्स मॉडल्स ऑफ एटम को जो है ये कहा जा रहा है कि इन्होंने जो है जो थ्योरी दी अभी तक, जैसे आपने कंक्लूडिंग मॉडल्स में बोला कि माने एटम का वो पार्ट जिसमें जो है जो तरबूज का जैसे जो लाल हिस्सा होता है उसको आप प्रोटॉन बोले, और जो बीज है वो इलेक्ट्रॉन है। फिर आप ये बोल रहे हो कि माने एटम्स के अंदर कुछ ऐसे माने उसके केंद्रक में कुछ ऐसी चीजें हैं जो उस अल्फा पार्टिकल को रोक रही, तो उस केंद्रक को उन्होंने न्यूक्लियस नाम दिया, और कह रहे हैं कि न्यूक्लियस माने एटम का जो समस्त द्रव्यमान है उस न्यूक्लियस पे निर्भर करता है। हाँ, तो और फिर इन्होंने ये कह रहे हैं कि इसी न्यूक्लियस में प्रोटॉन रहता है, और ये इलेक्ट्रॉन जो है उसके बाहर क्या करते हैं, चक्कर लगाते हैं। तो अब जो है इस अगर मैंने आपसे बोला कि अगर कोई भी चीज है जो क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, तो चक्कर लगाते लगाते एक दिन ऐसी होगी कि उसकी एनर्जी लॉस हो जाएगी, और एनर्जी लॉस होने की वजह से वो किसमें घुस जाएगा, माने आपका न्यूक्लियस में समाहित हो जाएगा, और फिर वो एटम के अस्तित्व को खत्म कर देगा। अब जो है जो ये नील बोहर्स का जो कॉन्सेप्ट आया वो कैसे है, तो इसको आप देख रहे हैं। तो देखिए लिखा गया है आपसे कि इन ऑर्डर टू ओवरकम द ड्रॉबैक ऑफ द रदरफोर्ड मॉडल्स ऑफ द एटम, माने इन्होंने क्या किया कि रदरफोर्ड का जो मॉडल था उसको, उसमें जो कमियां थी उसको जो है इन्होंने क्या किया, नील बोहर्स साहब ने दूर किया। तो ये कहा जा रहा है कि नील्स बोहर्स इन 1913 माने 1913 में आपसे कहा जा रहा है पुट फॉरवर्ड द फॉलोइंग पोस्टुलेट्स अबाउट द मॉडल ऑफ एटम। मतलब ये कहा जा रहा है कि नील्स बोहर्स ने परमाणु के मॉडल के बारे में निम्नलिखित कुछ अवधारणाएं जो है उनके अपने अपनी कुछ थ्योरी रखे, किसने, नील्स बोहर्स ने। अब जो है ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से सन है, माने सन के चारों तरफ जो है क्या करते हैं, सभी ग्रह जो है एक माने क्या बोल सकते हैं, हम बोल सकते हैं कि स्टेशनरी फेज में जो है आपके वो चक्कर लगा रहते हैं, जिसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के नाम से आप जो है बोलते हो। तो वो जो है क्या करती है, वो अपने एनर्जी लॉस नहीं करती है। तो अभी जो है यही बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स, देखिए बोला जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व्स अराउंड द न्यूक्लियस इन सर्कुलर पाथ्स आर कॉल्ड ऑर्बिट्स, आर जो है क्या बोल सकते हैं, स्टेशनरी स्टेट। मतलब हम आपसे ये कह रहे हैं कि जो आपके इलेक्ट्रॉन है वो जो है न्यूक्लियस के बाहर जो है एक फिक्स्ड क्या कर रहे हैं, एक सर्कुलर पाथ में एक फिक्स्ड ऑर्बिट में जो है क्या कर रहे हैं, घूम रहे हैं। तो ये जो है जब इस तरीके से, जब जैसे मान लो कोई एक स्टेशनरी स्टेट होता है, जब वो जो है एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूमते हैं तो अपनी एनर्जी को लॉस नहीं करते हैं। तो यही कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोलाकार पथ में घूमते हैं, जिन्हें कक्षक कक्षक या फिर क्या कहते हैं, स्थिर अवस्था कहा जाता है। माने ये स्टेशनरी फेज है, ठीक ना। माने इसमें जो है वो अपनी एनर्जी रेडिएशन जो है माने घूम रहा है, लेकिन वो अपनी एनर्जी लॉस नहीं करता है जब एक फिक्स्ड ऑर्बिट पे जो है रोटेट करता है। फिर कहा जा रहा है आपसे कि विभिन्न कक्षाओं में घूमते, माने ये कहा जा रहा है कि वाइल जो है रिवॉल्विंग इन डिफरेंट ऑर्बिट द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट रेडिएट एनर्जी। देखिए यही जस्ट हमने आपसे बोला कि विभिन्न कक्षाओं में घूमते समय इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का क्या करता है, विकिरण नहीं करते हैं। माने ये जो है बातें आपको समझ में आनी चाहिए कि मैंने आपसे ये बोला कि जो आपका माने वाइल रिवॉल्विंग द डिफरेंट, मैंने क्या बोला कि ऑर्बिट्स द इलेक्ट्रॉन्स डू नॉट क्या रेडिएट्स एनर्जी। फिर फर्स्ट पॉइंट पे आप बोले हुए कि सो लॉन्ग एज, हमने क्या बोला, सो लॉन्ग एज इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व इन अ पर्टिकुलर ऑर्बिट, एक पर्टिकुलर ऑर्बिट में। तो ये कह रहे हैं कि इट नाइदर इमिट्स या फिर नॉर एब्जॉर्ब एनर्जी, ना तो एनर्जी उत्पन्न करते हैं और न ही एनर्जी निकालते हैं। तो हेंस दीज ऑर्बिट्स आर सेल्स आर कॉल्ड, जो है हम क्या बोलेंगे, एनर्जी लेवल। माने जिस
जो वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में घूम रहे हैं, उसी को आप क्या बोल रहे हो, एनर्जी लेवल बोल रहे हो। जैसे हमने कहा कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक विशेष कक्षा में घूमते हैं, माने एक विशेष जो है रूप में घूमते हैं, तब वह जो है न तो ऊर्जा का उत्सर्जन करते हैं और न ही क्या करते हैं, अवशोषण करते हैं। इसलिए इन कक्षाओं या कोष में ऊर्जा, इसी जो है माने हम कह रहे हैं कि इसलिए इन्हीं कक्षाओं या कोष को हम जो है ऊर्जा स्तर का नाम भी दे सकते हैं या फिर कहा जाता है। इस तरीके से जो है ये बोहर्स का मॉडल आप पढ़ रहे हो। और फिर यहाँ पे जो है आपसे कहा जा रहा है कि जो ये डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल है, इसके बारे में आप क्या बताओगे। तो देखिए लिखा गया है कि द एनर्जी लेवल आर नंबर्ड एज, माने ये जो आपका एनर्जी लेवल्स है, इसका जो है कुछ माने आप नॉमेनक्लेचर कर सकते हो, नाम रख सकते हो। तो द एनर्जी लेवल्स आर नंबर्ड एज 1 2 3 4 डॉट 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 एक्सेट्रा, स्टार्टिंग फ्रॉम, जो है मैंने क्या बोला, स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द ऑर्बिट। और ये हम कह सकते हैं कि दीज नंबर्स 1 2 3 आर कॉल्ड, जिसको हम क्या बोल सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। और दीज एनर्जी लेवल आर आल्सो हम बोल सकते हैं कि डिजाइनेटेड एज KLMN डॉट 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 ETC सेल, ठीक ना। तो अभी जो है आप यहाँ पे बता रहे हो कि जो न्यूक्लियस था, जैसे देखिए ये आपका बड़ा अच्छा यहाँ पे स्ट्रक्चर बन रखा है कि मैंने आपसे कहा कि ये आपका जो है क्या है, माने सपोज डेट न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस के बाहर जो है क्या कर रहे हैं, देखिए इसको आपने नाम दिया है क्या, न्यूक्लियस। अब यहाँ पे हम न्यूक्लियस में आपसे ये कह रहे हैं कि न्यूक्लियस के बाहर जो है ये जो सेल बन रहे हैं, ये मान लीजिए इसको इन्होंने क्या दिया, मैंने आपसे कहा कि जो अब ये इलेक्ट्रॉन है वो एक फिक्स्ड जो है क्या ऑर्बिट में घूम रहे हैं, हाँ। तो उसी को जो है आप माने डिफरेंट डिफरेंट एनर्जी लेवल आप बोल सकते हैं, आ रहा समझ में। तो इसी एनर्जी लेवल को या तो आप जो है एक लिख सकते हो या फिर के लिख सकते हो। तो न्यूक्लियस के बाहर जो है जो फिक्स्ड ऑर्बिट बन रहे थे, इसको हमने बोला के सेल, ये आपका एल सेल, ये एम सेल, और ये क्या है आपका एन सेल। अब जो है के लिए जो है एन का वैल्यू 1 है, फिर ये जो है 2 है, ये 3 है, और ये क्या है 4 है। तो यहाँ पे ये चीजें आपसे बताई गई, और यही चीजें मैं आपसे बता रहा हूँ कि ये कहा जा रहा है कि माने when an electron jumps from one energy level to the other energy level, emitted or absorbed in the form of, जो है क्या बोल सकते हैं कि बंडल ऑफ एनर्जी कॉल्ड जो है क्वांटा, या फिर क्या बोल सकते हैं फोटॉन ऑफ एनर्जी। मतलब ये कहा जा रहा है कि जब एक इलेक्ट्रॉन एक ऊर्जा स्तर से क्या करता है, दूसरा ऊर्जा स्तर में जाता है, तो ऊर्जा को जो है क्या अपने एक बंडल के रूप में उत्सर्जित करता है या फिर अवशोषित करता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, अभी आप आगे पढ़ोगे क्वांटम, फिजिक्स में भी है थोड़ा बहुत, और यहाँ भी आपको जो है क्वांटम से रिलेटेड कुछ चीजें बताई जाएंगी, जिसमें क्वांटम में ये बताया जा रहा है कि जो भी चीजें अभी पार्टिकल्स में है वो एक्चुअल में पार्टिकल के नेचर में भी होगी, और किस नेचर में होगी, आपका वेव नेचर में भी होगा। तो मैंने इसे कहा कि जिसे क्वांटा या फिर क्या कह सकते हैं, देखिए जिसे क्वांटा या ऊर्जा या फिर हम क्या कह सकते हैं फोटॉन का नाम देते हैं। अब फिर यहाँ पे आप बताओगे कि द एनर्जी ऑफ फोटॉन, जो एनर्जी ऑफ फोटॉन है वो कहा जा रहा है कि E=E2 - E1, माने जो आप माने एक ऊर्जा लेवल से दूसरे ऊर्जा लेवल में जा रहे हो, तो दूसरे महीने से क्या करोगे, एक को घटाओगे, तो वो जो है यही कह रहा है कि द एनर्जी ऑफ फोटॉन E=E2 - E1, वेयर E2 एंड E1 आर जो है एनर्जीज ऑफ, जो है क्या बोला जा रहा है, E1s आर द एनर्जीज ऑफ द ऑर्बिटल इन द फाइनल एंड क्या इनिशियल स्टेट। हमेशा क्या करते हैं आप, फाइनल माइनस इनिशियल करते हैं। तो यही चीजें जो है आपको यहाँ पे समझाई गई कि फोटॉन E=E2 - E1 की ऊर्जा, जहां E2 एंड E1 अंतिम और प्रारंभिक अवस्थाओं में क्या बोला जा रहा है, कक्षाओं की ऊर्जा है। अब यहाँ पे फिर आप क्या देखोगे कि आपसे नेक्स्ट जो अब ये बोला जा रहा है कि बोहर्स आइडिया ऑफ अ फिक्स्ड सर्कुलर ऑर्बिट has lost its significance in the lights of Huygens uncertainty principles। अभी जो है ये माने Huygens uncertainty principles, ये सारी चीजें जो है एक्चुअल में क्वांटम में आपको जो है चीजें पढ़ने को मिलेगी। तो ये जो है आपको ये बताया जा रहा है कि बोर के निश्चित वृत्ताकार कक्षाओं के विचार में हाइजेंसबर्ग के एक अनिश्चितता का सिद्धांत आता है, ठीक ना। उस पर जो है आप क्या कह रहे हैं, माने इस पे जो है इन्होंने अपना कुछ प्रकाश डाला है, किसने, नील्स बोहर ने। तो अब जो है कहा जा रहा है कि विभिन्न कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन का जो है विवरण किस तरीके से, मतलब ये कह रहे हैं कि डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द डिफरेंट ऑर्बिट, डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट्स में जो है किस तरीके से जो है इनका माने क्या हम बोल सकते हैं कि आपके जो है माने हमने कहा कि डिस्ट्रीब्यूशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट ऑर्बिट सेल। तो आप जो है इसको कैसे माने फॉर्म करोगे या फिर कैसे बताओगे, तो उस चीज को जो है हम कैसे यहाँ पे माने कंटिन्यू करेंगे, वो चीजें देखा जा रहा है। तो अब यहाँ पे देखिए क्या बोला आपने कि विभिन्न कक्षाओं में ऊर्जा की इलेक्ट्रॉनों की जो है क्या विवरण। तो अब देखिए मैंने आपसे क्या कहा कि द अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल, माने हमने क्या बोला आपसे कि द अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल ऑफ एन एटम वाज प्रपोज्ड बाय
बोर एंड क्या बरी इन 1921। माने ये कहा जा रहा है कि जैसे आपके जो माने दो अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल, मतलब अगर मान लीजिए कोई एटम है, ये सपोज दैट मान लीजिए मैंने एटम बनाया और इस एटम में जो है ये क्या है बाबू आपका न्यूक्लियस है, और इस न्यूक्लियस के बाहर क्या बन रहे हैं, कई सारे सेल बन रहे हैं। ये के सेल हो गया, ये आपका एल सेल हो गया, ये आपका एम सेल हो गया, और फिर यहीं पे जो है आपने क्या बना दिया, एन सेल बना दिया। हाँ, तो अब हम ये कह रहे हैं कि इस सेल में या इस जो है ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन किस तरीके से क्या कर रहे हैं, माने घूम रहे हैं, या फिर इनका किस तरीके से आपने इसमें इलेक्ट्रॉनों को घूमने के लिए बांटा है। हाँ, तो यही कह रहा है कि द अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सेल ऑफ एन एटम वाज प्रपोज्ड बाय, किसने कहा था, बोर एंड बरी ने। तो ये कहा जा रहा है 1929। अब खाने वाला बोर बरी नहीं, हाँ समझ रहे हैं, साइंटिस्ट का नाम है। तो अकॉर्डिंग टू द बोर बरी स्कीम कहा जा रहा है कि फॉलोइंग रूल्स आर फॉलोड फॉर अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द, क्या मैंने बोला, वेरियस सेल्स ऑफ एन एटम। तो अब देखिए मैंने ये कहा कि एक परमाणु के विभिन्न गोले में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था जो है 1921 में बोहर एंड बरी द्वारा प्रस्तावित की गई। और फिर कहा जा रहा है कि बोर बरी योजना के अनुसार एक परमाणु के विभिन्न गोले में इलेक्ट्रॉनों की व्यवस्था के लिए निम्नलिखित नियमों का क्या होता है, कुछ फॉलो माने कुछ नियम है जिसके अंतर्गत जो है इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, उसमें रिवॉल्व करते हैं। तो देखिए सबसे पहली बात जो है यहाँ पे आपसे बताई जा रही है कि द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, मैंने आपसे क्या बोला कि द मैक्सिमम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स विच कैन बी अकोमोडेटेड इन, जो है क्या बोल सकते हैं, देखिए बोला जा रहा है अकोमोडेटेड इन जो है एनी एनर्जी सेल्स ऑफ एन एटम इज गिवन बाय द फार्मूला 2n स्क्वायर। इसी के बेसिस पे जो है हम क्या कर सकते हैं, किसी सेल में कितने नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं वो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जानेंगे। तो ये कहा जा रहा है कि वेयर एन इज द, क्या मैंने बोला, वेयर एन इज द सीरियल नंबर्स ऑफ सेल आर एनर्जी लेवल। और अभी आपने एनर्जी लेवल को देखा था कि के एल एम एन, या फिर हम बोल सकते हैं कि 1 2 3 4 से डिनोट करते हैं। तो ये कह रहा है 1 2 3 4 एक्सेट्रा स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो ये फार्मूला है, इसी के आधार पर आप ये बताओगे कि किसमें जो है कितने जो है मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या कर सकते हैं, किसी एनर्जी लेवल्स में जो है रह सकते हैं। तो अब यहाँ पे कहा जा रहा है कि देखिए सीरियल्स नंबर्स ऑफ ऑर्बिट 1, अगर मान लीजिए पहला ऑर्बिट की हम बात करें तो अब जो है जैसे मान लो कि हम ये ले लिए न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियस के बाहर ये पहला ऑर्बिट है ना, तो यही कहा जा रहा है कि नंबर देखिए सीरियल्स नंबर्स ऑफ ऑर्बिट, तो n इक्वल टू 1, तो वो जो है इसको आपने क्या बोला था, के सेल, क्या बोला था, के सेल। अब जो है इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे रह सकते हैं, तो n माने क्या होता है, देखिए ये जो है n आपको बता रहा है। तो अब जो है यहाँ पे क्या करोगे कि यहाँ पे क्या है 2n स्क्वायर के बेसिस पे आप रखोगे, तो 2 इंटू और n की वैल्यू क्या है 1 का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा 1 ही हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 इक्वल टू क्या, सीधे हो जाएगा 2। तो अब जो है माने के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, केवल 2। अब फिर यहाँ पे जो है जब आपने मान लीजिए ये आपके पास क्या था, ये जो है हमने ले लिया सपोज दैट कि आपका अब जो है ये आपका माने ये न्यूक्लियस था, इसको क्या नाम दिया था आपने, न्यूक्लियस। और ये जो है आपका क्या था, के सेल। अब फिर जो है न्यूक्लियस के बाहर जो है एक दूसरा सेल है, इसको आप क्या बोल रहे थे, ये के सेल, और ये क्या है, एल सेल। एल सेल में जो है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो उसको कैसे निकालोगे, तो उसको भी जो है 2n स्क्वायर के बेसिस पे, किससे, 2n स्क्वायर के बेसिस पे। तो n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, देखिए n की वैल्यू यहाँ पे 2 है, तो रख के देखो तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू 2 पे स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू ये जो है 4 और ये कितना हो गया 8। तो L में जो है कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, कितने रह सकते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक ना। तो देखिए ये बोला गया कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन जो है क्या, एल सेल, कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। फिर उसी तरीके से माने हम थर्ड ऑर्बिट में बात करेंगे, जब n की वैल्यू क्या हो गई, 3 हो गई। तो अब जो है यहाँ पे आप क्या करोगे कि सपोज डेट मैंने क्या लिया, ये के सेल, ये एल सेल, और ये फिर इसके बाद क्या है, के एल एम सेल, क्या ले लिया आपने, एम सेल। अब एम सेल में देखना है कि कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो फिर जो है आप क्या करोगे, माने वही फार्मूला 2 इंटू एन के लिए, हाँ 2 इंटू एन स्क्वायर, तो 2 इंटू जो है यहाँ पे एन की वैल्यू क्या है 3 है, तो ये जो है 2 इंटू 9, ये जो है कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 18 हो जाएंगे। फिर इसी तरीके से जो है आपका माने, तो आप बोल सकते हो कि एम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो आप कितने बोलोगे, कितने 18। फिर उसी तरीके से अब जो है नेक्स्ट सेल की हम बात करते हैं, तो नेक्स्ट सेल के बाद के एल एम हो गया। फिर उसके बाद क्या करोगे आप, जो है एन सेल देख लो, ये जो है हमने क्या बना दिया आपका, एक फिर एन सेल बना दिया। तो एन सेल के लिए ये जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट 4 है आपका, तो फिर यहाँ पे रखो आप, क्या हो जाएगा इसके लिए, तो 2 इंटू 4 का स्क्वायर, हाँ तो 2 इंटू ये जो है आपका 16, तो माने ये 32 सॉरी 16, और ये 16 टू जा 32, तो इसमें जो है मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 32। तो इस तरीके से आपने ये बताया
कि जो आपका ये क्या है, सपोज दैट ये न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस में जो है क्या हम बोल रहे हैं कि न्यूक्लियस के बाहर कई सारे क्या बन रहे हैं, ऑर्बिट बन रहे हैं। ये जो है आपका क्या हो गया, के सेल, ये जो है आपका क्या हो गया, एल सेल, ये जो है आपका एम सेल, और ये जो है आपका क्या हो गया, एन सेल। तो देखिए ये जो है आपका क्या है, न्यूक्लियस के जस्ट सटे हुआ जो सेल होता है उसको के सेल, ये एल सेल, ये एम सेल, और ये क्या है आपका एन सेल। इसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने घूम सकते हैं भाई, तो इसमें जो है कहे हो कि सर मैक्सिमम जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, घूमते हैं। फिर जो है कहोगे आप ये बताओगे कि आपका के सेल में जो है एन के लिए यहाँ पे वैल्यू 1 है, हाँ एन इक्वल टू 1 था ना, और यहाँ पे एन इक्वल टू क्या था, 2 था, और यहाँ पे आपके लिए क्या है, यहाँ पे एन इक्वल टू कितना था, एम सेल के लिए 3 था, और इस ऑर्बिट के लिए एन इक्वल टू कितना था, 4 था। आपने 2n स्क्वायर फार्मूला क्या था, 2n स्क्वायर इसी में रख लो और सारी चीजें निकाल लो। तो ये जो है आपको बताया गया कि ये जो है के सेल में मैक्सिमम कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन घूम सकते हैं, तो 2। फिर एल सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 8। तो 1 2 3 4 5 6 7, और ये क्या आपका हो गया 8। फिर उसी तरीके से देख लीजिए आप यहाँ पे, ये के सेल हो गया, इसमें जो है कितने 2, और इसमें जो है कितने एल सेल में 8, और एम सेल में कितने 18। तो 18 इसमें जो है कर दीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 और 17 एंड क्या 18, ठीक ना। फिर उसी तरीके से एन सेल में कितने, तो 32 इलेक्ट्रॉन्स ये फुलफिल करते हैं। इसमें कितने जो है आपके 32 में कितने 32, चलिए भरिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21, इसी तरीके से सो ऑन, ठीक ना। इस तरह से कंटिन्यू कर लोगे। तो अब जो है ये तो आपको पता होना चाहिए कि ये जो है सपोज डेट क्या था, एक सपोज डेट। अब इसके बाहर जो है ये मान लो बड़ा सा क्या बना दिए तुम, हमने दे दिया ये तुम्हारा हो गया एटम। अब इस एटम के अंदर क्या रहा, ये न्यूक्लियस है, हाँ इस न्यूक्लियस के बाहर जो है क्या बना, के सेल, फिर एल सेल, फिर एम सेल, फिर एन सेल, ठीक ना। के सेल में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, एल सेल में जो है आपके 8 इलेक्ट्रॉन, फिर ये जो है 18, फिर ये क्या है आपका 32। तो इस तरीके से ये चीजें जो है आपको समझाई गई कि किस तरीके से जो है आप इलेक्ट्रॉनों को जो है क्या कर सकते हो, कि मैंने आपसे बोला था द मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स व्हिच कैन बी एक्युमुलेटेड in any energy cells of the atoms as given by the formula 2n square। तो मैंने यही कहा कि इलेक्ट्रॉन की अधिकतम संख्या जिससे परमाणु की किसी भी ऊर्जा बने खोल में समायोजित किया जा सकता है, और जो है ये जो फार्मूला था 2n स्क्वायर द्वारा इससे हम जो है क्या कर सकते हैं, निकाल सकते हैं या फिर बता सकते हैं। अब देखिए फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि इन स्टेबल एटम द आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन अकोमोडेट मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन्स एंड द लास्ट बोला जा रहा है, एंड द लास्ट बट वन जो है पेनल्टीमेट ऑर्बिट्स कैन हैव जो है मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन्स। तो ये कहा जा रहा है आपसे, जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बनाया कि ये जो है जैसे आपसे ये के सेल में मैक्सिमम जो है 2 इलेक्ट्रॉन, फिर इसमें जो है मैक्सिमम कितने 8 इलेक्ट्रॉन, और ये जब 8 इलेक्ट्रॉन कंप्लीट फुलफिल हो जाते हैं, भर जाते हैं, तो फिर आप जो है किसमें इंटर करते हो, एम सेल में, ठीक ना। तो यही जो है आपसे बात बताई जा रही है कि मैंने आपको ये बोला कि कैसे आप ये बताओगे कि मैंने यही कहा कि इन स्टेबल एटम, अगर कोई स्टेबल एटम है तो जो उसका आउटर मोस्ट ऑर्बिट कैन एक्युमुलेट मैक्सिमम जो है 8 इलेक्ट्रॉन एंड द लास्ट बट वन जो है क्या मैंने बोला पेनल्टीमेट ऑर्बिट कैन हैव मैक्सिमम 18 इलेक्ट्रॉन। तो मैंने आपको यही बोला कि एक स्थिर परमाणु में सबसे बाहरी कक्षा अधिकतम 8 इलेक्ट्रॉनों को समायोजित कर सकती है, और अंतिम लेकिन एक जो है कक्षक में अधिकतम 18 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं। तो ये जो है इस तरीके से बताया गया। अब यहाँ पे देखिए एक मैंने आउटर मोस्टर सेल या फिर हम बाहरी कक्षा की बात करते हैं, तो अभी जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे कि बाहरी कक्षा किसको कहते हैं, आउटर मोस्टर किसको कहते हैं। फिर आपको जो है थर्ड स्टेप यहाँ पे बताया, ये देखिए ये कुछ रूल्स आप बता रहे हैं कि कैसे जो है आप उस पर इलेक्ट्रॉनों को भरते हो। तो ये फिर एक जो है नेक्स्ट रूल्स आपको बताया जा रहा है कि फर्स्ट ऑर्बिट हैज मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर जो है फिलिंग्स 2 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द फर्स्ट ऑर्बिट, तो इलेक्ट्रॉन स्टार्ट जो है ऑक्युपाइंग सेकंड ऑर्बिट। जैसे ये कहा जा रहा है कि जब तक जो है के सेल का पेट पूरी तरीके से भरेगा नहीं तब तक वो एल सेल में इंटर
नहीं करेगा। जब के सेल पूरी तरीके से भर जाएगा तभी वो दूसरे सेल में एंटर करेगा। फिर उसी तरीके से जब एल सेल कंप्लीटली भर जाएगा तब फिर वो जो है एम सेल में जाएगा, और जब एम सेल जो है कि 8 इलेक्ट्रॉन भरते हैं तो फिर जो है एन सेल में 2 इलेक्ट्रॉन भर के तब जो है इसको आप भरना स्टार्ट करते हो। तो यही कह रहे हैं आपसे कि फर्स्ट ऑर्बिट हैज मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स आफ्टर फिलिंग्स ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन्स इन द फर्स्ट ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन स्टार्ट ऑक्युपाइंग सेकंड ऑर्बिट व्हेन जो है सेकंड ऑर्बिट हैज 8 इलेक्ट्रॉन। सेकंड ऑर्बिटल्स में कितने जो है मैक्सिमम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, या सेकंड सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स रह सकते हैं, तो आपने बताया था कि 8 इलेक्ट्रॉन। एंड जो है फिर दे स्टार्ट एंटरिंग द थर्ड ऑर्बिट फॉर जो है एग्जांपल्स, जैसे सोडियम है तो सोडियम का जो है आप फार्मूला जान रहे हो Na, इसका जो है अगर लिखना हो, इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है। तो यहाँ पे अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का क्या कर रहे हो, राइट कर रहे हो, तो कैसे लिखोगे, तो देखो यहाँ पे ये सपोज डेट मान लो K लिख दिया, ये L लिख दिया, ये M लिख दिया, और ये क्या लिख दिया, N लिख दिया। तो K में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो है 8 इलेक्ट्रॉन, और इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, तो ये क्या हो गया 2 8 1। तो यही कहा जा रहा है कि हैज इलेक्ट्रॉन डिस्ट्रीब्यूशन 2 8 1। फिर यहाँ पे आप क्या बताओगे कि व्हेन द ऑर्बिट हैज इलेक्ट्रॉन फील्ड अकॉर्डिंग टू द, हमेशा जो है जो आप इलेक्ट्रॉन फिल करते हो ऑर्बिट के अंदर वो 2n स्क्वायर के ही थ्रू भरते हो। तो यही कहा जा रहा है कि व्हेन द ऑर्बिट हैव इलेक्ट्रॉन्स फील्डेड अकॉर्डिंग टू किसके थ्रू, 2n स्क्वायर। तो आप ये बताओगे कि द आउटर मोस्ट ऑर्बिट हैज 2 इलेक्ट्रॉन्स एंड हमने क्या बोला कि एंड द लास्ट आउट वन ऑर्बिट्स में हैव जो है 9 इलेक्ट्रॉन्स। फॉर एग्जांपल्स हम बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्कैंडियम, स्कैंडियम का जो है जो एटॉमिक नंबर है वो आपका 20 कितना है 1। तो अब जो है यहाँ पे भर रहे हो कि सेल में आपको पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 8, इसमें 18, इसमें 32। तो पहले क्या करोगे, 2 इसमें भर लिए, ये 8 इसमें हो गया, फिर ये जो है क्या हो गया 8 इसमें होगा, फिर जो है पहले यहाँ पे क्या करोगे 2 इलेक्ट्रॉन भरोगे, फिर इसमें जो है भरना स्टार्ट करोगे, तब जो है आगे बढ़ोगे। तो ये 2 इलेक्ट्रॉन भर के तब इधर आओगे। तो ये चीजें जो है आपको यहाँ पे बताएगी। अब यहाँ पे फिर क्या देखोगे आप कि माने ये जो आपको हमने बताया कि कक्षक में 2n स्क्वायर के अनुसार ही जो हम क्या करते हैं इलेक्ट्रॉनों को भरते हैं। अब जो है यहाँ पे जो आपसे लास्ट जो माने रूल्स बताए जा रहे हैं, तो कहा जा रहा है कि द अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस सेल, जो अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं डिफरेंट डिफरेंट सेल्स में ऑफ एन एटम्स, या फिर हम बोल सकते हैं कि ऑफ एन एटम या ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड जो है क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। माने यही जो है देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का डेफिनेशन कितना अच्छा निकल के आया। ये आप ये बोल रहे हो कि द अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द वेरियस सेल, जो अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं जिनको आप व्यवस्थित कर रहे हो डिफरेंट डिफरेंट सेल में, हाँ चाहे वो किसी भी एटम का, एटम ऑफ एन एलिमेंट्स माने एलिमेंट्स का, तो ये कहा जा रहा है उसी का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है उसी को हम क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ दैट एलिमेंट या ऑफ दैट एलिमेंट। अब जो है कहा जा रहा है कि अरेंजमेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एटम्स ऑफ द फर्स्ट 20 एलिमेंट्स में बी सोन एज बिलो। कम से कम जो है आपके मैंने बताया था कि 30 जो है एटॉमिक्स माने एलिमेंट आपके जो वहां पे लर्न होने चाहिए, और उन 30 एलिमेंट्स के ही जो है आपके उस 30 एलिमेंट से ही आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस लिखने को आते हैं। तो देखिए वो क्या है। तो अब यहाँ पे जैसे मैं अभी आपको बताया था कि यहाँ पे देखिए जैसे कुछ हमने एक टेबल दे दिया हुआ है, यहाँ पे सिंपली हम दो एक एग्जांपल करवाते हैं आपसे। जैसे हम बात करते हैं कि जैसे सपोज डेट ये मान लीजिए हाइड्रोजन है, फिर क्या है हीलियम है, फिर क्या है लिथियम है, फिर क्या है हाइड्रोजन हीलियम लिथियम बेरिलियम हो गया, फिर आपका क्या है बोरान है, फिर कार्बन है, फिर क्या है आपका नाइट्रोजन है। अब हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर आप जानते हो 1 है, इसका 2 है, इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5, ये 6 और ये क्या 7। अब जो है सबसे पहले ऊपर इसके क्या लिख लो, सेल लिख लो। क्या लिख लो भाई, सेल लिख लो। यहाँ पे हमने ले लिया K सेल, यहाँ पे ले लिया L, और ये M, और यहाँ पे क्या है M सेल। तो K सेल में जो है मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, तो आप जानते हैं कितने कितने रह सकते हैं, तो 2। इसमें जो है आपको पता है कितना 8, इसमें कितना 18, इसमें कितना 32। तो आइए भरते हैं। तो कैसे फुलफिल करोगे, तो हाइड्रोजन के लिए क्या हो जाएगा केवल 1 हो गया, हीलियम के लिखो तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, क्योंकि इसके एटॉमिक नंबर 2 है। इसी से जो है ये भी डिफाइन हो जा रहा है। हाँ फिर ये जो है लिथियम है, तो लिथियम का क्या हो जाएगा 2, पहले K सेल कंप्लीट भरोगे, फिर जो है L सेल में आ गया तो 2 और 1। अब जो है हम कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आप लिखते हो किसी एटम का, हाँ ये देखिए ये जो है आपको माने विजिबल नहीं है, एक बार मैं यहाँ रिपीट करके लिख दे रहा हूँ। जैसे हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन का क्या है आपका हाइड्रोजन का 1, हाँ फिर यहाँ पे हीलियम का क्या हो जाएगा 2, फिर इसका क्या हो जाएगा 2 और 1। ठीक है, तो आपको यहाँ पे दिख रहा है कि जो ये 2 और 1 लिखा, तो ये जो आपका बाहरी
ये जैसे मान लीजिए अब इस लिथियम के लिए जो आउटर मोस्ट सेल बनेगा वो कौन सा बनेगा, एल सेल, क्योंकि जो आपका बने किसी भी केमिकल रिएक्शन में, अभी जो है आप देखोगे किसी भी एलिमेंट्स में जो उसके बाहरी कोष में इलेक्ट्रॉन होते हैं या बाहरी कक्षक में जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उसी को हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्टर सेल या फिर बाहरी कक्षा बोलते हैं। तो ये इसका क्या है, बाहरी कक्षा है, और यही जो है क्या करता है, केमिकल रिएक्शंस में भाग लेने जाता है। आप ये जानोगे कि किसी भी अगर आपसे कोई पूछे कि किसी भी एटम का कौन सा पार्ट किसी भी केमिकल रिएक्शंस में इन्वॉल्व होता है, तो आप ये बोलोगे कि सर जो है किसी भी एटम का जो बाहरी कोष का इलेक्ट्रॉन होता है जो अनस्टेबल होता है वही जो है क्या करने जाता है, स्टेबल होने जाता है। ये तो देखिए यहाँ पे क्या था, तो ये जो है आपका अब बेरिलियम, लिथियम के बाद बेरिलियम का लिखिए तो क्या हो जाएगा 2n2, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन 2, अब इसमें जो है क्या हो जाएगा 2n3, फिर इसका क्या हो जाएगा 2 4, फिर इसका क्या हो जाएगा 2n5, ठीक ना। तो ये जो है इस तरीके से अगर जो है अब हम बात करें कि इसको हम क्या बोलते हैं, आउटर मोस्ट व्हाट सेल, या इसी को बोलते हैं बाहरी कोष, बाहरी व्हाट कोष। आ रहा बात समझ में, ठीक ना। या इसी को हम बोलते हैं अभी जो है आउटर मोस्ट सेल को ही इसी को बोलते हैं बैलेंस इलेक्ट्रॉन, बैलेंस व्हाट इलेक्ट्रॉन, इसी को क्या बोलते हैं, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। जो आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन होते हैं किसी भी एटम में या एलिमेंट्स में वही उसका क्या कहलाता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। ये बात समझ पा रहे हो, तो आप जो है ये चीजें आपको यहाँ बताई गई, तो मैंने आपसे ये जो है 20 जो है कुछ दिए हुए हैं और यहाँ पे उसकी क्या लिखी गई है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी गई है। आप भी जो है लिख के उसको अच्छे से याद कर डालो, ठीक ना, क्योंकि ये आपके एग्जाम में इसमें से कम 2 या 3 आपसे पूछेंगे, ठीक ना। तो ये आप जो है कर लोगे। अब जो है मैंने आपसे बोला कि जो आउटर मोस्ट सेल में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, अब जैसे मैं कहूं कि हाइड्रोजन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आप कहोगे सर 1 है। और जो है यहाँ पे ये देखिए हीलियम था, तो हीलियम का क्या लिख दिया आपने, 2 लिख दिया। तो हीलियम जो है क्या है, हीलियम में जो है आपके कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए थे, 2, तो 2 ये। और ये जो है के सेल में कंप्लीटली क्या है, फुलफिल है, भरा हुआ है ना। तो ये जो है किसको दिखा रहा है, नोबेल गैस को दिखा रहा है, या इनर्ट गैस को, अक्रिय गैस का नाम अभी पढ़ोगे आप, नोबेल गैस, क्या पढ़ोगे, नोबेल गैस, या फिर आप पढ़ेंगे इनर्ट, क्या पढ़ेंगे, इनर्ट गैस, ठीक है। इसी को बोलते हैं अक्रिय, ठीक ना, अक्रिय गैस। तो ये जो है जो अक्रिय गैस टाइप के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, इसमें आपको पता है हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, हाँ जिनॉन, और क्या, रेडॉन। तो इस तरीके से जो है आपके क्या है, कुछ नोबेल गैस है, ठीक ना। तो ये जो है बैलेंस है। तो अब जो है अब ये लिथियम है तो 2 and 1। अगर मैं कहूं कि लिथियम के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन, तो कहोगे सर 1, हाँ। तो ये जो है क्या है, अब जो है इसको क्या करना पड़ेगा, अभी जो है आप यही देखोगे। तो अब जो है एक टर्म इसी में अभी आएगा, बैलेंसी क्या होता है। तो यहाँ पे जैसे बैलेंसी क्या होता है कि कोई भी, अब जो है हम कहें कि लिथियम को बैलेंस होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन की जरूरत है, तो कहोगे कि सर जो है अगर इसको कहीं से 7 इलेक्ट्रॉन मिल जाते तो बैलेंस हो जाता, ऐसा हो पाता नहीं। तो ये क्या करेगा, माने अगर जो है लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 है और आपको दिख रहा है कि 2 और 1, माने ये तो बैलेंस है, यहां तक ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, हीलियम की तरह, माने इसमें जो है ये वाला स्टेबल है और ये जो है अनस्टेबल है। तो यही पार्ट जो है क्या करेगा, किसी केमिकल रिएक्शन में इन्वॉल्व। तो अब जो है यहाँ पे क्या करोगे आप कि ये लिथियम क्या करेगा, 7 इलेक्ट्रॉन जो है क्या लेके अपने को स्टेबल बनाएगा, नहीं, ये क्या करेगा, कहेगा कि भैया अगर 7 इलेक्ट्रॉन जरूरत होगा तो अपनी अस्तित्व तो खुद खत्म हो जाएगा, तो इससे अच्छा वो 1 इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, लॉस कर देगा। तो किसी भी एटम के अंदर जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस होते हैं या गेन होते हैं या फिर शेयर होते हैं, वही उसकी क्या कहलाती है, बैलेंसिंग होती है। द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट्स इज नोन एज क्या, बैलेंसिंग। तो ये जो है आप क्या बोलोगे कि अगर मैं कहूं कि लिथियम का जो बैलेंसी है वो क्या है, 1 है, और बैलेंस इलेक्ट्रॉन भी क्या है, 1 है, तो कभी भी बैलेंसी और बैलेंस इलेक्ट्रॉन एक नहीं होता है। बैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब क्या है कि आउटर मोस्ट सेल, उसके बाहरी कोष में कितने इलेक्ट्रॉन है वो उसका क्या बताता है, बैलेंस इलेक्ट्रॉन। बात समझ रहे हो, या आउटर मोस्ट सेल। और हम कहें कि बैलेंसी क्या होता है, तो बैलेंसी जो है कोई एटम कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है लॉस किया है या गेन किया है या फिर शेयर किया है, वही उतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है क्या करते हैं, उसके क्या कहलाते हैं, बैलेंसी कहलाते हैं। तो कभी भी एक नहीं कहोगे आप, बात समझ रहे हो। तो ये जो है क्या हो गया लिथियम का 2 and 1, तो माने ये जो है उसकी क्या हो गई, इसकी लिथियम की बैलेंसी हो गई। तो ये अभी ये जो है आगे आप देखोगे ये चीजें आपको यहाँ पे बताई गई, बात समझ रहे हो। ये आपका जो है पीरियोडिक टेबल है। पीरियोडिक टेबल कहने का मतलब क्या है कि माने आपको जो है 30 एलिमेंट यहाँ बीसी दिया है, आपको 30 जो है लिखने हैं और आप उसको अच्छे से याद कर लोगे। उन सबके जो है बैलेंसी आपको आपके जुमा पे याद होने चाहिए। और जो है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशंस आपको लिखने आना चाहिए। फिर यहाँ पे क्या जानोगे आप
माने एटॉमिक्स नंबर क्या होता है। जैसे अभी आप लिख रहे थे, मान लो हमने लिखा था सोडियम, तो यहाँ पे कुछ लिखा था, यहाँ पे ऐसे कुछ लिखा होता है, तो इसमें एटॉमिक नंबर क्या होता है उसको कैसे आप जानोगे। तो एटॉमिक नंबर को आप इस तरीके से बता सकते हैं कि हमने लिखा हुआ है कि द एटॉमिक्स नंबर्स ऑफ एन एलिमेंट इज द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस ऑफ इट्स क्या एटम। माने आपने बोला कि किसी तत्व की परमाणु संख्या उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के जो है लगभग क्या होती है, बराबर होती है। और हम कह रहे हैं द एलिमेंट इज आइडेंटिफाइड बाय द एटॉमिक्स नंबर, और किसी भी एलिमेंट की जो पहचान है वो किसके थ्रू हम करते हैं, एटॉमिक नंबर के। तो अब जो है माने उसको एटॉमिक नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, परमाणु संख्या से, और इसको जो है डिनोट करते हैं किससे, एटॉमिक नंबर को। तो याद रखेंगे आप जेड से, किससे डिनोट करते हैं, जेड से। फिर आपसे क्या बोला जा रहा है, प्रोटॉन नंबर इज द अनदर नेम ऑफ द एटॉमिक्स नंबर एंड यूजुअली डिनोटेड बाय द लेटर्स ऑफ जेड। फिर आपसे क्या बोला जा रहा है, देखिए एटॉमिक नंबर जो होता है जेड इक्वल टू, माने देखिए ये कहा जा रहा है एटॉमिक नंबर को आप किससे डिनोट कर रहे हो, जेड से। तो जेड इक्वल टू पी, और जो है नंबर ऑफ प्रोटॉन किसके बराबर होता है, इलेक्ट्रॉन के। तो अब जो है ये कह रहे हो कि जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई, जो है अभी इस पे हम जो है कुछ बने का आपको जो है क्या करेंगे, न्यूमेरिकल करा देंगे। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है आपसे कि यही आपने लिखा है एटॉमिक नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल टू क्या, सिंपल लिखा है जेड। और आप ये बता रहे हैं कि एटॉमिक नंबर द नंबर्स ऑफ एक्स्ट्रा न्यूक्लियर इलेक्ट्रॉन्स इन द, हम क्या बोल सकते हैं कि न्यूट्रल एटम ऑफ द एलिमेंट। तो 10 एटॉमिक्स नंबर जो है क्या हो गया, जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई, वेयर पी स्टैंड फॉर प्रोटॉन एंड ई स्टैंड फॉर क्या, इलेक्ट्रॉन। तो यही मैंने कहा कि परमाणु संख्या तत्व के तटस्थ परमाणु में अतिरिक्त परमाणु, देखिए बोला जा रहा है अतिरिक्त परमाणु इलेक्ट्रॉनों की संख्या, इस प्रकार परमाणु संख्या जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई, जहां पी प्रोटॉन है और ई जो है आपका क्या है, इलेक्ट्रॉन है। इस पे बात की गई। अब जो है फिर यहाँ पे जब एटॉमिक नंबर आप जान गए, एटॉमिक नंबर को आप इसी तरीके से बताओगे कि मैंने बोला था कि किसी तत्व के परमाणु संख्या उसके परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या के जस्ट क्या होता है, बराबर होता है, ठीक ना। इस तरीके से उसको डिफाइन कर सकते हो, किसको, परमाणु संख्या को। अब जो है हम जानेंगे परमाणु भार क्या होता है, जिसको हम बोल रहे हैं कि द्रव्यमान संख्या किसको बोलते हैं, हाँ, या फिर हम बोल सकते हैं कि परमाणु भार क्या होता है। सर पे कोई बोझ रख लोगे तो क्या कहोगे कि सर हमारे सर पे बहुत ही जो वेट हो गया, इस वजह से इसको हम बोलते हैं क्या, मास नंबर या एटॉमिक मास, या इसी का एक नाम और है क्या, एटॉमिक वेट। क्या नाम है भाई, एटॉमिक वेट, एटॉमिक वेट, जिसको डिनोट करते हैं किससे, ए से। तो अब इसको कैसे बताओगे, तो हम कह रहे हैं कि मास नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज द सम ऑफ नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन प्रेजेंट इन एन एटम। माने किसी भी एटम के अंदर प्रोटॉनों और न्यूट्रॉनों की संख्या के योग को ही हम क्या कहते हैं, उस तत्व की द्रव्यमान संख्या कहते हैं। आप यहाँ पे देखिए तो यही कहा जा रहा है कि मैंने कहा, ठीक ना, तो किसी तत्व की द्रव्यमान संख्या उसके परमाणु को प्रस्तुत करने वाले प्रोटॉनों और न्यूट्रॉन की संख्या का योग है, ठीक ना। ये जो है कुछ चीजें यहाँ पे एक्स्ट्रा ऐड हो गई है, ठीक ना, ये जो है आपका कुछ नहीं है, ठीक ना। अब देखिए यहाँ पे, अब ये क्या कहा जा रहा है आपसे कि मास नंबर इक्वल टू, मैंने क्या बोला, मास नंबर इक्वल टू, यहाँ पे आप बोल रहे हो मास नंबर इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो ये जो है फार्मूला निकल के आएगा ए इक्वल टू पी प्लस एन। माने ए क्या है आपका, ए है मास नंबर, क्या है, मास नंबर, ठीक ना, या इसी को बोलेंगे द्रव्यमान संख्या। तो देखिए द्रव्यमान संख्या इक्वल टू प्रोटॉनों की संख्या प्लस क्या, न्यूट्रॉनों की संख्या। अगर मान लीजिए यहां से आपको पी निकालना हो तो पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए या फिर ये इधर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ए माइनस एन। आ रहा समझ में, ये आपका इधर आ गया, तो आपका ये क्या हो गया, पी इक्वल टू माने ए माइनस एन है। ये थोड़ा सा ठीक से कर दे, ये माइनस एन, ठीक ना। और फिर n अगर निकालना हो आपका तो n इक्वल टू क्या हो जाएगा, n अगर निकालना होगा तो a और माइनस पी जाएगा, इसको इधर भेज दीजिए, ऐसा हो। तो ये जो है कुछ फार्मूले हैं जिनको आप याद रखोगे, ठीक ना। आप देखिए उदाहरण के लिए सोडियम परमाणु में जो है, जैसे सोडियम है, सोडियम हमने लिया, सोडियम का जो है ये क्या है, एटॉमिक नंबर है, और ये क्या है, उसका मास नंबर है, हाँ। तो ये जो है आपका क्या है, इसको किससे डिनोट करते हैं, जेड से। किससे डिनोट करते हैं, जेड से। और इसको किससे डिनोट करते हैं बाबू, किससे डिनोट करते हैं, जेड। और ये जो है आपका किससे डिनोट करते हैं, ए से, हाँ। तो अब जो है कैसे बताओगे, तो देखिए कहा जा रहा है कि मैंने ये कहा कि सोडियम के लिए परमाणु में जो है, अगर अब यहां से क्या करोगे कि ये देखो, जैसे मैंने क्या लिख दिया, जेड इक्वल टू पी इक्वल टू ई, हाँ। तो इसमें जेड की वैल्यू कितनी, 11, तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 हो गया, इलेक्ट्रॉन भी क्या हो गया, 11 हो गए।
तो देखो हमने कहा उदाहरण के लिए सोडियम परमाणु में 11 प्रोटॉन और 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब जो है फिर क्या कहा, इसलिए इसकी द्रव्यमान संख्या जो, अब ये जो है क्या लिख दिया, इसलिए द्रव्य यहाँ जो है न्यूट्रॉन होना चाहिए, ये जो है गड़बड़ हो गया। तो अब देखो यहाँ पे क्या करोगे, अब जो है ये फार्मूला लगाओ, यहाँ पे तुमको क्या निकालना है, न्यूट्रॉन A इक्वल टू P प्लस N होता है। अब N तुमको नहीं पता है ना, ये तो तुमको माने एटॉमिक नंबर से क्या निकाल लिए, P निकाल लिए और E निकाल लिए। ये जो है देखिए कहा जा रहा है सोडियम परमाणु में 11 प्रोटॉन और ये क्या है 12 जो है क्या न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए इसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है 23 होती है। तो कैसे, अब देखिए यहाँ पे तो ये जो है आपने Z इक्वल टू पी इक्वल टू ई लगा लिया और यहाँ पे फिर क्या करोगे A इक्वल टू पी प्लस एन। तो A की वैल्यू तुमको पता है 23 है, P की वैल्यू 11 है, N नहीं जान रहे हो, तो यहाँ पे क्या कर दोगे 23 माइनस 11 इक्वल टू क्या आ गया N, और यहाँ पे N इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, N इक्वल टू यहाँ पे 12 हो जाएगा कि नहीं। तो देखिए मैंने 3 से 1 गया 2 और ये 2 से 2 गया 1, तो ये कितना हो गए 12। तो यही लिखा गया उदाहरण के लिए सोडियम परमाणु में 11 प्रोटॉन और क्या 12 न्यूट्रॉन होते हैं, इसलिए द्रव्यमान संख्या 11 प्लस 12 मिलाकर जो है क्या बनती है 23 होती है। और यहां मैंने आपको लिखा भी, ठीक ना। तो इस तरीके से जो है आप इसको करोगे। अब यहाँ पे क्या है आइसोटॉप्स क्या होता है या आइसोबार्स क्या होता है। जैसे देखिए कुछ एग्जांपल और आपसे हम कराते हैं, जैसे क्लोरीन है, क्या लिखा आपने क्लोरीन का एटॉमिक नंबर कितना है 17। और जो है मैं ये कहूं कि इसका जो मास होता है 35.5 आपने लिख दिया, मान लीजिए 35 ही केवल लिखो, आप कितना सपोज कर रहे हैं, केवल आप जो है इसको क्या सपोज कर रहे हो 35। हाँ, तो अब हम ये कहें कि इसमें जो है बता दो कि प्रोटॉन कितने होंगे, तो तुम जान रहे हो Z इक्वल टू पी, हाँ, और जो है माने तो Z इक्वल टू पी इक्वल टू ई भी। तो अब अगर मैं कहूं इस क्वेश्चन के लिए, इस क्वेश्चन में P क्या होगा, E क्या होगा और आपका जो है N क्या होगा, हाँ, तो फिर क्या करोगे आप, तो निकालो यहां से, तुमको पता है Z की वैल्यू कितनी है 17, तो प्रोटॉन भी कितना हो गया 17, इलेक्ट्रॉन भी कितना हो गया आपका 17 हो गया। बात समझ रहे हो। अब जो है यहां से क्या निकालना है तुमको, न्यूट्रॉन निकालना है, हाँ। तो अब जो है फार्मूला जानते हो क्या, A इक्वल टू पी प्लस एन, A इक्वल टू पी प्लस एन। तो इसमें रखो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू कितनी है इसमें 35 हमने माना हुआ है, और P की वैल्यू कितनी है, जैसे 35.5 मैंने सपोज किया हुआ है 35 केवल, तो ये जो है 35 और P की वैल्यू क्या है भाई 17, और N जो है आपको नहीं पता है, N को ऐसे आप रहने दो, अब इसको इधर भेज दो, तो 35 माइनस 17 इक्वल टू क्या N। अब ये जो है 15 से 7 गया कितना 9, और यहाँ 2 से 1 गया तो क्या 19, तो N की वैल्यू क्या आ गई, N की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 19, और यहाँ पे चेक कर सकते हो 17 प्लस 19, और ये जो है 9 7 15 का 5 कितना हो जाएगा 9 7 16 होगा ना, तो यहाँ 8 होगा, ये सॉरी 8 7 15 ना। अब यहाँ पे क्या कर लो, इसको जोड़ के चेक कर लो कि सही किए हो कि नहीं। तो अब जो है तुम जानते हो कि जो A होता है, क्या जो आपका A होता है, A इक्वल टू पढ़े हो P प्लस N, तो A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू तुमने निकाला है, सॉरी P की वैल्यू निकाले हो 17, और N की भी वैल्यू यहाँ निकाल दी हो कितना 18, तो इसको जोड़ दो 8 7 15 का 5 हासिल 1 और 1 1 2 और 3, ये कितना आ गया 35। तो यही आपने क्या लिखा है देखिए यहाँ पे पहले ही दिया, तो इस तरीके से जो है इस न्यूमेरिकल को आप लगा सकते हो, ठीक ना। ये आपके पास गिवन आउट है, तो ये जो है देखिए उस पर 2-3 क्वेश्चन लगाओगे आप, ठीक ना। अब यहाँ पे हम बात करेंगे कि आइसोटॉप्स क्या होता है या फिर आइसोबार्स क्या होता है। तो आइसोटॉप्स को कैसे समझोगे या फिर आइसोबार्स को किस तरीके से समझोगे, इसको हम समझते हैं। तो देखिए कहा जा रहा है आइसोटॉप्स आर एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट्स हैविंग द सेम एटॉमिक नंबर्स बट डिफरेंट मासेस। देखिए आइसोटॉप्स को समझने के लिए ये बड़ा ही मायने रखता है, माने आइसोटॉप या फिर आइसोबार, हाँ, आइसोटॉप को हम बोलते हैं समस्थानिक, क्या बोलते हैं समस्थानिक। तो अब जो है कैसे इसको समझोगे, तो मैंने कहा आपसे कि आइसोटॉप्स आर द एटम ऑफ द सेम एलिमेंट, माने आइसोटॉप्स में जो तत्व होंगे वो एक ही तरह के होंगे, जिनके क्या होंगे एटॉमिक नंबर एक जैसे होंगे, लेकिन एटॉमिक जो वेट होंगे वो क्या होंगे अलग अलग होंगे। तो उसी को हम क्या बोलते हैं आइसोटॉप्स। बच्चे बड़ा गलती कर रहे हैं, एक ही तत्व के जिनके परमाणु क्रमांक बराबर और परमाणु भार भिन्न, एक ही तत्व, ये नहीं कि दो अलग अलग, एक ही तत्व के जब परमाणु क्रमांक क्या होंगे समान होंगे और उनके परमाणु भार अलग अलग होंगे, तो वही क्या कहलाते हैं आइसोटॉप्स कहलाते हैं या फिर क्या कहलाते हैं समस्थानिक कहलाते हैं। देखिए कहा जा रहा है आइसोटॉप्स हैव द सेम केमिकल प्रॉपर्टी ड्यू टू द सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। आइसोटॉप्स की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती है वो एक जैसी होती है, क्योंकि वो जो है क्या होते हैं,
मैंने आपसे बोला क्योंकि ड्यू टू द सेम नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने उसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं वो सेम होता है, बट जो है जो उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है वो तो बिल्कुल अलग होती है। अब जो है कुछ एग्जांपल दो लो आइसोटॉप्स के, तो आइसोटॉप्स ऑफ हाइड्रोजन देखिए, तो ये जो है क्या हो गया 1H। अब देखिए ये अभी मैंने बोला ना एक ही तत्व के जिनके परमाणु क्रमांक बराबर, जैसे देखिए ये हाइड्रोजन है, हाँ। अब देखिए इनके जो है ये हमने लिख दिया, देखिए तो ये हाइड्रोजन तीनों हैं लेकिन इनके परमाणु क्रमांक जो एक ही तत्व हैं, हाइड्रोजन सभी है, इसको हाइड्रोजन, इसको ड्यूटेनियम, इसको टाइटेनियम, इस तरीके से नाम। तो अब यहां पे क्या है कि ये आपने लिखा है क्या, यहां पे एक ही तत्व लिखा है और जिनके सबके परमाणु क्रमांक क्या है, समान है, लेकिन ये जो है जो परमाणु भार है ये क्या है, अलग अलग है। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोटॉप्स या समस्थानिक। कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए। अब कार्बन का एक एग्जांपल लिया है, कार्बन 6, कार्बन देखिए कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14 लिखा है ना, आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन माने कार्बन के समस्थानिक। तो इन सबके जो है परमाणु क्रमांक बराबर है, परमाणु भार भिन्न भिन्न और एक ही तत्व है, ठीक ना। फिर यहाँ पे आप जो है बात करोगे कि यहाँ पे जो ये कुछ और एग्जांपल दिए हैं, जैसे देखिए वो माने ऑक्सीजन 16, ऑक्सीजन 17, ऑक्सीजन 18, लेकिन परमाणु क्रमांक इनके सबके बराबर है, एक ही तत्व है, एक ही तत्व में जो है परमाणु क्रमांक बराबर है लेकिन परमाणु भार अलग अलग है। तो वो जो है इस तरीके से क्लोरीन 17 हो गया और ये क्लोरीन 35, क्लोरीन 37, इस तरीके से आ रहा समझ में। तो ये जो है अब कुछ यूजेज देख लीजिए समस्थानिक के, माने समस्थानिक के क्या जो है यूजेज है। तो जो है सबसे पहले हम जो है कार्बन डेटिंग के लिए हम बात करते हैं। देखिए लिखा गया है द आइसोटॉप्स ऑफ आयोडीन माने इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ क्या गिटार, माने जो एक तरीके से जो घोंघा रोग है उसको दूर करने के लिए हम आयोडीन 131 का जो है उपयोग करते हैं। फिर जो है दूसरा बात बताया जा रहा है एन आइसोटॉप्स ऑफ कोबाल्ट 60 इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर। तो ये जो है यूजेज आप याद रखोगे, आइसोटॉप्स के जो है माने समस्थानिक के कुछ आप उपयोग बता दीजिए। तो इस तरीके से लिखेंगे कैंसर के उपचार में कोबाल्ट 60 का जो है क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है, प्रयोग किया जाता है। और फिर आपसे कहा जा रहा है कि एन आइसोटॉप्स ऑफ यूरेनियम इज यूज्ड एज अ फ्यूल्स इन न्यूक्लियर रिएक्टर। न्यूक्लियर रिएक्टर्स में जो आपके यूरेनियम के आइसोटॉप्स होते हैं उनका उपयोग किया जाता है। फिर आप क्या बता रहे हो कि आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन 14 यूज्ड टू नो द एज ऑफ एन ओल्ड सैंपल्स ऑफ द वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स किंगडम। माने पुरानी चीजों की जांच करने के लिए, पहचान करने के लिए कार्बन 14 का उपयोग किया जाता है, जो ये बहुत ही फेमस है। आपसे ये जो है ऑब्जेक्टिव में भी पूछता है तो आपने लिखा है कि आइसोटॉप्स ऑफ कार्बन 14 इज यूज्ड टू नो द एज ऑफ एन ओल्ड सैंपल्स ऑफ वेजिटेबल्स एंड एनिमल्स किंगडम। जैसे कोई भी जो है जब खुदाई होती है, कोई भी चीजें जब पुरानी निकलती है, वो माने कोई भी चीजें जब उसमें से निकल रही है तो आपको ये जानना हो कि वो कितनी पुरानी है, तो वो हम कार्बन 14 माने उसके बेसिस पे जो है क्या करते हैं, उस आइसोटॉप्स का यूज करके करते हैं। तो देखिए लिए लिखा है कार्बन जो है 14 का उपयोग सब्जी तथा पशु के साम्राज्य के पुराने नमूने की उम्र जानने के लिए, माने वो कितनी वर्ष पुरानी है उसको जानने के लिए हम इसका उपयोग करते हैं। फिर यहाँ पे कहा जा रहा है कि आइसोटॉप्स ऑफ फास्फोरस एंड कोबाल्ट आर यूज्ड टू द रेगुलेट द ग्रोथ ऑफ द प्लांट्स। माने ये जो है जो आइसोटॉप्स है फास्फोरस और कोबाल्ट को आइसोटॉप्स का उपयोग जो है हम क्या कर रहे हैं, पौधों के विकास को जो है माने हाँ विनियमित करने के लिए किया जाता है। तो ये जो है आपके क्या रहे आइसोटॉप्स के कुछ यूजेज रहे। अब यहाँ पे हम आगे देखेंगे क्या आइसोबार्स आपके क्या होते हैं। तो आइसोबार्स को समझते हैं। देखिए आइसोटॉप्स और आइसोबार्स में आप बहुत मिस्टेक करते हो। आइसोटॉप्स में मैंने बताया था कि वो एटम होने चाहिए जो सेम एलिमेंट्स होने चाहिए, जिनके एटॉमिक नंबर सेम हो और एटॉमिक वेट डिफर हो, तो आइसोटॉप्स होते हैं। और आइसोबार्स में जो है आप क्या बोलोगे कि डिफरेंट एटम में, देखिए बोला जा रहा है कि एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ अ डिफरेंट एलिमेंट हैविंग जो है डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स बट जो है सेम मास नंबर्स इज कॉल्ड आइसोबार्स। मतलब यहां कहा जा रहा है कि जो है डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स होंगे जिनके एटॉमिक्स नंबर क्या होंगे, जिनके एटॉमिक्स नंबर क्या होंगे, डिफरेंट होंगे, लेकिन उनके मास जो है एक जैसे होंगे, तो वो क्या कहलाएगा आपका आइसोबार, जिसको हम बोलते हैं समभारिक। उसको समस्थानिक, तो ये क्या है आपका समभारिक के नाम से जानते हैं। तो अब जो है कहा जा रहा है, देखिए लिखा गया अलग अलग तत्वों, ये जो है चीजें वहां सेम तत्व, अलग अलग तत्वों के परमाणुओं की संख्या अलग अलग होती है, माने परमाणु क्रमांक की संख्या अलग अलग होती है, लेकिन उनकी द्रव्यमान संख्या जो है क्या होती है, समान होती है। उसी को हम क्या बोलते हैं, आइसोबार कहते हैं। उदाहरण आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम के परमाणु क्रमांक क्रमशः जो है क्या दिए हुए हैं, 18, 19, 20। जो है देखिए परमाणु क्रमांक जो है क्या है, अलग अलग है, लेकिन जो है क्या है, जो मास है माने जो उसका एटॉमिक मास है वो क्या है, एक जैसा है। और ये सब तत्व जो है क्या है, अलग अलग है। तो अब जो है यही कहा जा रहा है, लेकिन इनके परमाणु
जो है परमाणु भार में जो है 40 जो है सब क्या है, द्रव्यमान संख्या सब एक जैसे हैं, जो निम्नलिखित उदाहरण के द्वारा जो है आपको आइसोबार्स को समझाया गया है। तो इसको आप याद रखोगे, ठीक ना। अब यहाँ पे कहा जा रहा है जो आपका आगे का पार्ट्स है, तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक्स है जो है, जो आपका ये टॉपिक है एटॉमिक ऑर्बिटल। क्या बताया जा रहा है? एटॉमिक्स ऑर्बिटल। तो एटॉमिक्स ऑर्बिटल को जो है अभी जैसे बोहर्स मॉडल्स में आपने सीखा था, बोहर्स मॉडल्स में आपने इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीखा, तो उसी तरह ये बताया जा रहा है आपसे बात, ये बात आप ये जानोगे कि माने अब यहाँ पे हम किस तरीके से चीजों को देखेंगे। तो कहा जा रहा है कि अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, मैंने क्या बोला? अकॉर्डिंग टू बोहर्स मॉडल ऑफ एटम द इलेक्ट्रॉन्स, क्या मैं बोल रहा हूं, द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड, जिसको ऑर्बिट या फिर उसको सेल या फिर एनर्जी लेवल आपने बोला था। देखिए ये बड़ी अच्छी बात है, ऑर्बिट, सेल और एनर्जी लेवल की एक ही डिफिनेशन है। मैंने आपसे बोला था कि जिस, देखिए यही चीजें बताया था ना कि ये जो है आपका न्यूक्लियस था, और इस न्यूक्लियस के बाहर जो है जो एक क्या बन रहे थे, सेल बन रहे थे, ऑर्बिट बन रहे थे, एनर्जी लेवल बन रहे थे। इसी फिक्स्ड ऑर्बिट या एनर्जी लेवल या फिर हम बोल सकते हैं कि सेल में ही जो है इलेक्ट्रॉन घूमते हैं। तो यही कहा जा रहा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, माने ऑर्बिट, सेल। या तो कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम द इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस ऑन फिक्स्ड सर्कुलर पाथ कॉल्ड ऑर्बिट, सेल्स या फिर एनर्जी लेवल। तो दीज ऑर्बिटल्स नेम्ड एज, और इन्हीं ऑर्बिटल का नाम आपने क्या रखा था? तो आप बताए थे सर के सेल, एल सेल, फिर यहां पे बोले थे आप एम सेल, और फिर यहां पे क्या बोले थे आप? एन सेल। इस तरीके से आपने इस चीज को बताया था, के एल एम एन एक्सेट्रा। अब ये कहा जा रहा है स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस, माने न्यूक्लियस से। तो ये कहा जा रहा है कि द ऑर्बिट्स आर आल्सो नंबर्ड, इसी ऑर्बिट्स को या इसी सेल को या इसी एनर्जी लेवल को 1 2 3 4 से जो है आपने क्या किया हुआ था, रिप्रेजेंट किया था, स्टार्टिंग फ्रॉम द न्यूक्लियस। तो दीज नंबर्स आर कॉल्ड, जो है इसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। इसी नंबर को के एल एम एन या फिर 1 2 3 4 जो आपने लिखा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। क्या बोलेंगे भाई? प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, ठीक ना। तो अभी जो है ये चीजें आपको समझाई जा रही है। मैंने कहा कि बोहर्स के परमाणु मॉडल के अनुसार इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर निश्चित वृत्तीय पथ पर घूमता है, जिन्हें कक्षा या फिर कोष या फिर ऊर्जा स्तर कहा जाता है। ये कहीं नाम है। नाभिक से शुरू होने वाली इन कक्षाओं को के एल एम एन आदि नाम दिए गए हैं। और फिर कहा जा रहा है कि कक्षाओं के नाभिक से शुरू होने वाले 1 2 3 4 आज के क्रमिक रूप जो है इन संख्याओं को क्या करता है, प्रमुख क्वांटम संख्या कहा जाता है, माने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहा जाता है। और कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो है, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता क्या है? तो आप ये बता रहे हो कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स n हैज द टोटल नंबर्स ऑफ ऑर्बिट हैज 2n स्क्वायर। फिर आप यहां पे बोल रहे हो कि n ऑर्बिटल्स कैन बी डिफाइंड एज, तो ये ऑर्बिट हो गया। अब ऑर्बिटल को कैसे डिफाइन करोगे? तो देखिए कहा जा रहा है कि ऑर्बिटल क्या होता है, द रीजन इन स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ द फाइंडिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल, ठीक ना। तो ये ऑर्बिट और ऑर्बिटल में जो है थोड़ा अंतर है। जैसे मैं ये कह रहा हूं कि मान लीजिए आपका एडमिशन स्कूल में हो गया, और आपका जो है किसी, मान लीजिए सपोज डेट आप दिल्ली के अंदर आपने एडमिशन, दिल्ली के अंदर आपने एडमिशन लिया, तो दिल्ली अब आपके लिए क्या हो गया, दिल्ली में जो है जो इस एरिया में आपने लिया हुआ है एडमिशन, वो आपके लिए क्या हो गया, एक तरीके से वो आपका ऑर्बिटल है। माने आपके पापा जो है आपका नाम दिल्ली में करा के चले गए, और जो है उस दिल्ली में जो है एक सपोज डेट मुखर्जी नगर में आपका एडमिशन करा दिए। तो वो जो है मुखर्जी नगर आपका जो है, अब घर पे जब फोन जाएगा या मम्मी के दिमाग में यही चलेगा कि बेटा हमारा मुखर्जी नगर में है। तो मतलब वो क्या है, वो जो है आपका एक ऑर्बिटल बन गया। अब उस ऑर्बिटल में अगर उसी मुखर्जी नगर में मान लो कोई आप जो है कोचिंग ज्वाइन किए या फिर कोई भी क्लासेस ज्वाइन किए, तो वो आपके लिए क्या हो गया, आपको जो है कहाँ घूम फिर के जाना है, वो कोचिंग में, तो वो आपके लिए क्या हो गया, ऑर्बिट हो गया। और जो आपने जहां आपके गार्जियन एडमिशन करा के ले गए, वो क्या रहा आपका, वो मुखर्जी नगर आपका ऑर्बिटल रहा। तो जहां पे आपके पाए जाने की प्रोबेबिलिटी रहेगी वही क्या कहलाता है, ऑर्बिटल। बात समझिएगा। जैसे मान लीजिए अगर किसी बच्चे का एडमिशन किसी स्कूल में हो गया, तो मम्मी मम्मी पापा आपको अगर 8 बजे स्कूल में छोड़ के गए, तो आपका जो टाइमिंग है 8 बजे से 3 बजे तक का, आपकी जो मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है वो आप स्कूल में पा जाओगे। और फिर जो है वहां पे आपका एक क्या कर गया, क्लास, मान लीजिए आप क्लास 10th में पढ़ रहे हो, तो वो आपका जो है 10th क्या हो गया, आपको जो है ज्यादातर जो है माने 8 से 3 तक जो पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी वो स्कूल होगी। और फिर उस स्कूल के अंदर जो है आपका एक कक्षा डिफाइन किया गया है, क्लास डिफाइन किया गया है, जिसको आप क्या बोल रहे हो, ऑर्बिट बोल रहे हो। तो इसको जो है याद रखोगे, ऑर्बिटल दूसरी चीज है और ऑर्बिट दूसरा है। ऑर्बिट जहां पे तुम पाए जाओगे, और ऑर्बिटल माने वो एरिया जहां पे पाए जाने की तुम्हारी संभावना होगी। तो देखिए कहा जा रहा है कि द रीजन्स इन स्पेस वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ अ फाइंडिंग्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम इज कॉल्ड ऑर्बिटल।
तो यही कहा जा रहा है, देखिए अंतरिक्ष कहने का मतलब वही है, में वह क्षेत्र जहां इलेक्ट्रॉन खोजने की संभावना अधिकतम होती है उसी को क्या कहते हैं, कक्षक कहते हैं। अब देखिए अभी जब आप क्वांटम पढ़ोगे तो क्वांटम में ये बातें सामने निकल के आएगी। अभी तक जो है आप एटम को जो है एक पार्टिकल के तौर पे ले रहे थे, तो अब जो है जब क्वांटम की चीजें आती जाएगी तो क्वांटम में ये कहा जा रहा है कि क्वांटम में जो आपका ये इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन है, एक्चुअल में ये पार्टिकल नेचर तो होते ही हैं, उसके साथ एक नेचर और रखते हैं, डुबल कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, जिसको डी ब्रॉगली का माने नियम अभी आप पढ़ोगे तो उसमें आपको ये बताया जाएगा कि ये जो है जो इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन या न्यूट्रॉन जो भी स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स है डुबल कैरेक्टरिस्टिक शो करते हैं, मतलब एक जो है वेव की तरह भी बिहेव करते हैं और जो है एक आपका क्या है माने पार्टिकल्स नेचर में भी शो करते हैं। तो ये सारी जो है जो ऑर्बिटल या ऑर्बिट का जो कॉन्सेप्ट है वो हम किस में बात कर रहे हैं, क्वांटम में बात कर रहे हैं। तो उसी क्वांटम्स में जो है अब जो है शेप्स ऑफ ऑर्बिटल को देखोगे तो शेप्स ऑफ ऑर्बिटल में कहा जा रहा है कि देयर आर 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड क्या एफ ऑर्बिटल। बात समझ रहे हो? तो अब ये कहा जा रहा है कि मैंने आपसे ये बोला कि द स्पेस इन रीजन माने जो स्पेस माने इस तरीके का जो स्पेस बन रहा है कि जहां पे आपके मैक्सिमम पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी वो जो है माने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉनों की पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी, उस एरिया को ही आप ऑर्बिटल कहते हो। अब शेप ऑफ ऑर्बिटल क्या होता है, तो मैंने बताया कि शेप्स ऑफ ऑल ऑर्बिटल्स आर नॉट अलाइक, सभी जो है ऑर्बिटल एक जैसे नहीं है, सबकी जो है आकृति अलग अलग है। तो दे आर ऑन द बेसिस ऑफ शेप देयर आर जो है 4 टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल, मेनली एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल एंड एफ ऑर्बिटल। सभी कक्षक का आकार एक जैसा नहीं होता है, आकार के आधार पर 4 प्रकार के कक्षक होते हैं। वो कक्षा था, ये कक्षक है, बात समझिएगा। मैंने कहा जैसे कि एस कक्षक, पी कक्षक, बी कक्षक और क्या एफ कक्षक। अब इसी के थ्रू जो है आप एक और तरीके से इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सभी मैं आगे के क्लास में बताऊंगा, इसमें आप बाउ के बेसिस पे आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखोगे। तो अब ये कहा जा रहा है कि जो है आपका एस ऑर्बिटल क्या होता है, पी ऑर्बिटल क्या होता है, डी ऑर्बिटल क्या होता है। तो सबसे पहले सीखते हैं हम एस ऑर्बिटल, वो क्या है। तो देखिए यहां पे आपसे ये बताया जा रहा है कि एस ऑर्बिटल इज स्पेरिकल इन शेप। जो एस ऑर्बिटल का शेप होता है, आकार होता है, वो कैसा होता है बाबू, आपका स्पेरिकल शेप में होता है। कैसा? स्पेरिकल शेप में। इट इज नॉन डायरेक्शनल, और फिर कहा जा रहा है कि द हायर एस ऑर्बिटल आर लार्जर इन साइज देन द लोअर एस ऑर्बिटल्स। तो द 2s ऑर्बिटल इज लार्जर देन द 1s ऑर्बिटल। मतलब ये कहा जा रहा है कि अगर मान लीजिए 2 ऑर्बिटल हैं, एक 1s है और 2 जो है 2s है, तो 2s ऑर्बिटल जो है लार्जर होगा किससे, 1s ऑर्बिटल की तुलना में, ठीक ना। और फिर कहा जा रहा है एंड 3, देखिए बोला जा रहा है दस 2s ऑर्बिटल इज लार्जर इन साइज देन 1s ऑर्बिटल, बट ये कहा जा रहा है, देखिए यहां पे ये होना चाहिए था बट आपसे ये बोला जा रहा है बट 3s ऑर्बिटल देयर इज रीजन्स, जो है लग रहा है कुछ मैंने छूटा हुआ है। तो कह रहा है देयर इज रीजन्स बिटवीन द 2 स्फीयर्स वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज जो है क्या ऑलमोस्ट 0। तो दीज रीजन इज कॉल्ड जो है क्या बोलते हैं, नोड, या फिर क्या बोलते हैं, नोडल प्लेन। मतलब ये कहा जा रहा है कि ऐसा एरिया या ऐसा क्षेत्र जहां पे क्या, आप देखिए बोला जा रहा है, मैंने आपसे कहा कि देयर इज रीजन माने वो क्षेत्र बिटवीन द 2 स्फीयर माने 2 स्फीयर अगर इस तरीके से है, तो अब ये कहा जा रहा है कि ये न्यूक्लियस मान लीजिए 2 स्फीयर है, तो अब ये कह रहे हैं कि बिटवीन द 2 स्फीयर वेयर द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन इज क्या ऑलमोस्ट 0। जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बिल्कुल 0 हो, तो वो एरिया या वो क्षेत्र जो है क्या कहलाता है, नोड कहलाता है, या फिर नोडल प्लेन के नाम से जाना जाता है। अब जो है हम क्या कह रहे हैं कि देखिए शेप्स ऑफ जो ये आपका कौन था, एस ऑर्बिटल था, देख रहे हैं आप, ये जो है अब ये जो है बना है, तो इसमें जो है मान लीजिए ये न्यूक्लियस है सपोज दैट, ये मान लीजिए आपका के सेल, ये एल सेल। तो अब यहाँ पे जो है क्या है, इसमें इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम माने नहीं पाया गया, तो ये क्या कहलाएगा, नोड कहलाएगा। और ये जो है माने एस ऑर्बिटल जो है आपने स्फेरिकल शेप में बोला, हाँ, और ये जो है क्या होता है आपका, बोलिए, ये जो है देखिए यहाँ पे यही जो है बोला गया कि एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप, इन नॉन डायरेक्शनल, इट इज माने हायर एस ऑर्बिटल आर लार्जर इन क्या साइज देन जो है क्या 2s ऑर्बिटल। फिर यहाँ पे आप क्या बताओगे कि शेप्स ऑफ पी ऑर्बिटल, हम किसको देखेंगे, आप एस ऑर्बिटल के बारे में देखा, 4 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं क्वांटम में। अब जो है पी ऑर्बिटल को कैसे बताओगे, तो पी ऑर्बिटल्स आर डंबल शेप। डंबल जो है, डंबल देखा है इस तरीके का, ये कुछ इस तरीके का, ये ऐसे, बात समझ पा रहे हो। तो मैंने आपसे क्या कहा, पी ऑर्बिटल्स आर डंबल शेप्ड मेड अप ऑफ अ टू, मेड अप ऑफ क्या, मेड अप ऑफ अ टू लोब्स। अब देखिए 2 लोब्स है ना, इसी को लोब्स बोलते हैं, वन ऑन ईच साइड ऑफ द न्यूक्लियस। तो द पी ऑर्बिटल आर जो है मैचुअली परपेंडिकुलर एंड अकॉर्डिंग टू द ओरिएंटेशंस अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड क्या
जेड एक्सिस। एक्चुअल में जो है जो फाइंडिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की बातें कही जा रही है वो जो है ऐसा क्षेत्र है जैसे जो है वो क्वांटम की बात करें। अब जैसे मान लो ये जो है तो अब क्वांटम में ये बताया जाता है कि ये इलेक्ट्रॉन कहीं भी माने ऐसा क्षेत्र जहां पे इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी वही जो है आपका क्या कहलाएगा, ऑर्बिटल कहलाएगा। तो इस ऑर्बिटल के बेसिस पे जो है अब आप डिफाइन कर रहे हो, एस ऑर्बिटल का शेप स्फेरिकल था, पी ऑर्बिटल का जो है शेप जो है कैसा है, डंबल है। हाँ, तो अब जो है यहाँ पे यही चीजें ये बताना चाह रहे हो आप। तो देखिए हमने आपसे यही कहा कि p orbitals are dumbbell shapes made up of two lobes, one of each side of the nucleus. The p orbitals are mutually perpendicular and according to the orientations along x-axis, y-axis and z-axis. These are named as जो है p and p बोला जा रहा है ऑर्बिटल्स। तो ये कह रहा है दस p orbitals have जो है डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू क्या, इज इक्वल इन बोथ जो है क्या बोल सकता हूं लोब्स लाइक एस ऑर्बिटल। देखिए लाइक एस ऑर्बिटल्स, और फिर बोला जा रहा है कि आपका क्या है 3p ऑर्बिटल्स इज लार्जर देन 2p ऑर्बिटल्स बट देयर शेप आर जो है क्या सिमिलर। तो इस तरीके से जो है ये कहा जा रहा है कि p कक्षक दो लोब से बने डंबल आकार के होते हैं जो नाभिक के प्रत्येक, मैंने क्या बोला, जो नाभिक के प्रत्येक तरफ एक होते हैं। p कक्षक माने पारस्परिक रूप से लंबवत माने परपेंडिकुलर और एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस के साथ जो है अभिविन्यास के अनुसार जो है मैं क्या बोल रहा हूं कि p और p कक्षक के रूप में जो है क्या होते हैं, नामित किए जाते हैं। तो इस तरीके से ये जो है आपका p ऑर्बिटल बना है। देखिए ये 3D में है, एक तो आपका ये x एक्सिस पे डिनोट किया गया है, ये आपको पता है। जैसे देखो ये क्या है, ये जो बनाए हो इसको क्या बोलते हैं x एक्सिस, और ये आपका क्या है y एक्सिस, ये क्या बोलते हैं एक्स ओ एक्स डैश, और ये वाई ओ वाई डैश। आ रहा समझ में। तो एक बार जो है आपने क्या किया और नोट्स को इस तरीके से ऐसे, हाँ, फिर एक बार जो है आपने क्या कर दिया हुआ है, ये मान लीजिए वाई एक्सिस पे है। और 3D में कैसे ज्योमेट्री होता है तो आपने देखा होगा, ये ऐसे और ये फिर क्या इस तरीके से। तो एक बार जो है आपने क्या कर दिया हुआ है, ये इस तरीके से बना के ऐसे, तो ये जो है जेड एक्सिस को डिनोट करेगा। तो ये एक्स एक्सिस के रिस्पेक्ट में हो गया, और ये पी एक्सिस में, और ये जो है क्या माने ये जो है आपका एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, और ये क्या जेड एक्सिस। तो इस तरीके से ये p ऑर्बिटल का जो है क्या रहा शेप रहा। अब जो है हम d ऑर्बिटल की बात करेंगे। तो d ऑर्बिटल्स आर जो है डबल डंबल शेप्ड। d ऑर्बिटल का जो शेप होता है वो कैसा होता है आपका, देखिए ये जो है माने यहां पे एक स्ट्रक्चर मैंने बनाया था, ये डी, ये जो है क्या है, ये डबल डंबल, ये डी ऑर्बिटल का। तो अब जो है यहाँ पे थोड़ा सा मैंने वो मिस्टेक था, उसको सही कर लोगे आप। ये जो है जो p ऑर्बिटल का शेप है वो आपका कैसा है, एक तरीके का ऐसा है डंबल। और ये जो शेप मैंने बनाया है वो क्या है, डी ऑर्बिटल का। किसका भाई, डी ऑर्बिटल का। चार टाइप के ऑर्बिटल है एस पी डी। अब तो एस का जो है स्पेरिकल, पी का जो है डंबल, और डी का डबल डंबल, और जो है एफ ऑर्बिटल का। यही मैं चारों बना दे रहा हूं जिससे क्लियरिटी रहे। ये एस है, ये पी है, ये डी ऑर्बिटल है, और एफ ऑर्बिटल का कुछ इस तरीके से होता है। देखिएगा ये किसको बता रहा है, एफ ऑर्बिटल को, ठीक ना। तो ये जो है फिगर इस तरीके से, वहां ये मिस्टेक सही कर लीजिएगा, ठीक ना। वो मैंने यहाँ पे डबल डबल बना दिया था इस वजह से, सॉरी, ठीक ना, उसको ठीक कर लेंगे आप। अब फिर यहाँ पे क्या है, ये सब पी ऑर्बिटल का। अब डी ऑर्बिटल की बात करते हैं। तो देखिए लिखा है द डी ऑर्बिटल्स आर डबल डंबल शेप्ड, दे आर जो है क्या बोल सकता हूँ 5d ऑर्बिटल। और हम कह सकते हैं कि दीज 5 ऑर्बिटल्स डिफर इन देयर जो है क्या ओरिएंटेशन थ्रू दे हैव जो है क्या सेम एनर्जी, माने ये डबल डंबल में इस तरीके से। इस तरीके से, ठीक ना, डबल डबल। तो ये जो है आपने ये बनाया किसको, डी ऑर्बिटल को। अब एफ ऑर्बिटल को कैसे बनाओगे, तो कहा जा रहा है देयर आर जो है 7 एफ ऑर्बिटल्स, देयर आर शेप आर वेरी कॉम्प्लेक्स, बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाता है वो माने एफ ऑर्बिटल में। तो ये जो है आपको जो है बेसिकली आपके सिलेबस में एस ऑर्बिटल और किसको, पी ऑर्बिटल को ही जानना है, ठीक ना। फिर जो है यहाँ पे, तो अब जो है आपको यहाँ पे समझा रहे हैं कि ये जो ऑर्बिटल्स थे, मैंने आपको यही बताया कि एस ऑर्बिटल का शेप जो है स्फेरिकल, पी ऑर्बिटल का जो है क्या डंबल, और डी ऑर्बिटल का डबल डंबल, एफ ऑर्बिटल का कॉम्प्लेक्स होता है। और जो है जो एस ऑर्बिटल है, एस और ये पी और ये जो डी, ये एफ, एस ऑर्बिटल में मैक्सिमम 2 और पी ऑर्बिटल में मैक्सिमम 3 होते हैं, ठीक ना। एस एस जो है ऑर्बिटल 1 होता है, ये 3, ये जो है 5, और ये जो है क्या हो गए 7, इस तरीके से। अभी उस चीज को हम देखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए डिफरेंस बिटवीन ऑर्बिट एंड क्या ऑर्बिटल।
ऑर्बिट्स और ऑर्बिटल में क्या अंतर है या फिर इसको कैसे बताओगे। तो देखिए कहा जा रहा है कि एन ऑर्बिट इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच जो है इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व, ये ऑर्बिट है। मान देखिए एन ऑर्बिट इज अ सर्कुलर पाथ, ये एक सर्कुलर पाथ है, क्या मैं बोल रहा हूं, अराउंड द न्यूक्लियस, ये मान लीजिए न्यूक्लियस है, ये जो है आपका सब एन ऑर्बिटल, देखिए एन ऑर्बिट इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड द न्यूक्लियस इन विच जो है इलेक्ट्रॉन्स, माने इसी में इलेक्ट्रॉन डिवेल्प करते हैं, तो ये ऑर्बिट हो गया। और एन ऑर्बिटल इज द थ्री डायमेंशनल, माने ये क्या है, 3D में है, इस तरीके से, ठीक ना, इसमें है, अब इसमें कहीं भी जो है पाए जाने की प्रोबेबिलिटी होगी। तो एन ऑर्बिटल इस जो है 3D डायमेंशनल शेप अराउंड जो है क्या बोल सकता हूं, न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के जस्ट अराउंड इन विच जो है द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज क्या, मैक्सिमम। तो ये जो है ऑर्बिटल और ये जो है ऑर्बिट। फिर आप यहां पे बोलोगे कि इट रिप्रेजेंटेड, ये हम क्या कह रहे हैं, इट रिप्रेजेंट्स द प्लेनर मोशंस ऑफ इलेक्ट्रॉन, माने ये जो है हम कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन की प्लेनर गति का प्रतिनिधित्व करता है। और फिर ये कहा जा रहा है इट रिप्रेजेंट्स द 3D डायमेंशनल मोशंस ऑफ द इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस। तो ये जो है कुछ डिफरेंस बता रहे हो आप ऑर्बिट और किसमें, ऑर्बिटल में, कक्षा और कक्षक में, ठीक ना, ये अंतर बता रहे हो। फिर आपसे कहा जा रहा है कि सभी कक्षाएं आकार में गोलाकार होती हैं। हाँ, ये कहा जा रहा है ऑर्बिट में तो देखा ही था सब जो है कैसे थे जी, न्यूक्लियस था, सब कैसा था, सब ऑर्बिट कैसा था, गोलाकार था। आ रहा समझ में। तो देखिए कहा जा रहा है सभी कक्षाएं आकार में कैसा है, गोलाकार है। लेकिन ऑर्बिटल क्या है, ऑर्बिटल है डिफरेंट शेप, एस ऑर्बिटल्स आर जो है क्या बोला सर्कुलर, पी ऑर्बिटल जो है क्या डंबल, और डी ऑर्बिटल डबल डंबल, एफ ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। तो ये जो है इस तरीके से। फिर यहाँ पे मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन एन ऑर्बिट 2n स्क्वायर वेयर n इज द नंबर्स ऑफ ऑर्बिट, माने वहां पे 2n स्क्वायर के आधार पे निकाल रहे थे, जो है 1 2 3 4 यही n की वैल्यू थी ना। तो अब जो है 2n के स्क्वायर के बेसिस पे जब इसमें रखे तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन थे, तो 2 इलेक्ट्रॉन, और इसमें जो है कितने जी 8, इसमें कितने 18, इसमें कितने 32। तो इस तरीके से ये हो गया। अब यहां पे क्या कहा जा रहा है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल इज 2, एक जो है ऑर्बिटल में, एक ऑर्बिट में मैक्सिमम, सॉरी एक ऑर्बिटल में जो है क्या, एक ऑर्बिटल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, केवल 2। एस ऑर्बिटल में जो है ये एस ऑर्बिटल के लिए एक बॉक्स, पी ऑर्बिटल के लिए 3, और डी के लिए जो है क्या 5, ठीक ना, 1 2 3 4 5, और एफ के लिए जो है क्या है आपके लिए, एफ के लिए यहाँ पे 7 बना दे रहा हूं, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 बने, ये सब एक जैसे होते हैं, मैंने थोड़ा सा जल्दीबाजी में बनाया। फिर यहाँ पे आप क्या लिख रहे हो कि ऑर्बिट्स डू नॉट हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, माने ऑर्बिट्स जो है डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स वो नहीं बताता है, लेकिन क्या है ऑन ऑल ऑर्बिटल्स एक्सेप्ट एस ऑर्बिटल्स हैव डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स, माने ऑल ऑर्बिटल्स केवल एस ऑर्बिटल को छोड़ के सभी जो है क्या करते हैं, डायरेक्शनल कैरेक्टरिस्टिक्स को बताते हैं। तो इस तरीके से जो है ये आपको बताया गया कि माने किस तरीके से आप जो है चीजों को जानोगे या फिर सीखोगे, ठीक ना। तो ये जो है जो भी आपको बताया गया उन सभी को आप एक बार अच्छे से देख लोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।